हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैरियर कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी हम एक्सप्लेन करेंगे। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, अकाउंट्स कैसे क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं, कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग क्या होती है, लायबिलिटी एंड असेट्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होती है, परचेज एंड परचेज रिटर्न क्या होता है, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न क्या होता है, एंड स्टॉक एंड इन्वेंट्री क्या होती है और क्या इन दोनों में डिफरेंसेस है। आज की वीडियो में हम ये 10 टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा भी आपकी कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज बचती है, जैसे कि आपके डेटर्स, क्रेडिटर्स, बीआर, बीपी एंड उसके अलावा भी आपके कुछ बचते हैं, जैसे आपकी क्या कैपिटल एंड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम्स, ऐसे कई सारी टर्मिनोलॉजी आपकी बचेगी जिसको हम पार्ट सेकंड में एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस सीरीज की जो भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। देखिए, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्या होती है। जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं, आप अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती है जो मल्टीपल टाइम्स बार बार आपकी यूज में आती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ओके, देखिए क्या कहते हैं कि दीज आर द सर्टेन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स व्हिच आर डेली यूज्ड इन बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस वर्ल्ड। जब मतलब जब भी बिजनेस एक्टिविटी करता है, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस करता है, तो ये टर्म्स बार बार बिजनेस में आती है, डेली यूज होती है। तो इसलिए इन टर्म्स का सबका मतलब समझना जरूरी होता है। इसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। तो देखिए, सबसे पहले क्या आती है आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है आपकी, देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहे तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, आपकी एक बिजनेस के अंदर एक दिन में जितने भी आप फाइनेंशियल नेचर की क्या करते हैं, लेन देन करते हैं, क्या मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं रिलेटेड टू मनी, जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखिए, अब बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसलिए इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला है, क्योंकि ये क्या होगी, सिर्फ मनी फॉर्म में होगी, मीन जिससे जिसका मेन मोटिव क्या होगा, पैसे अर्न करना, मनी अर्न करना होगा, ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे शो करते हैं हम, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन हम शो करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से। क्या होती है वो, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, ये होती है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन, या फिर क्या कहते हैं कि ये ही आपको क्या शो करती है, फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। जो आप बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें हम यही दिखाते हैं ना कि एक साइड आपकी क्या होती है, असेट्स होती हैं, और एक दूसरी साइड आपकी क्या होती है, लायबिलिटी और कैपिटल होती है। तो जब भी आप बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो उससे आपकी इस स्टेटमेंट में, इस इक्वेशन में चेंजेस आएंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, आपने क्या किया, कैश सेल्स की, आपने अपना माल बेचा, तो उससे क्या हुआ होगा, आपके पास पैसे आए। आपने मान लीजिए क्या की है, आपने सेल्स की कितने की, 5000 रुपीज की। ओके, 5000 सॉरी 50,000 रुपीज की आपने क्या की, सेल्स की। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ा आपका, इधर देखिए आपके पास क्या हुए, 5000 रुपये कैश आया, तो आपकी असेट्स बढ़ गई। इधर से क्या हुआ, आपकी असेट्स बढ़ गई, 50,000 से आपके पास कैश आया, लेकिन क्या हुआ, आपका स्टॉक कम हो गया, तो आपकी करंट असेट्स कम हो गई। तो इधर से एक क्या हो जाएगा, आपके स्टॉक कम हो जाएंगे असेट साइड से ही। या फिर क्या, अगर आपने क्रेडिट पे बेचा है तो इधर से आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाएगी, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। तो मीन्स क्या, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होता है, उससे चेंज आता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट फाइनेंशियल पोजीशन
whenever any business transaction takes place, it result in a change in the value of some of the assets, liability and capital। आपकी किसी ना किसी तीनों में से एक चीज की वैल्यू जरूर चेंज होती है। देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या होती है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? वो सभी एक्टिविटीज जो आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शंस में भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। वो इंटरनल भी होती है। इंटरनल मींस एक फर्म के अंदर ही, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में जो ट्रांजेक्शंस हो रही है। जैसे क्या क्या ट्रांजेक्शंस होती हैं आपकी इंटरनल? आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया अपनी एसेट्स के ऊपर, बैड डेट्स के लिए प्रोविजंस बनाए हैं आपने, ठीक है, आपने रॉ मटेरियल को क्या किया, स्टॉक से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजा, तो उसके लिए जो आप ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं वो सारी ट्रांजेक्शंस आपकी क्या होती है, इंटरनल ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट आपकी क्या होती है, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस होती हैं आप जो आउटसाइड ऑफ बिजनेस करते हैं, दूसरी बिजनेस फर्म्स के साथ करते हैं, अपने कस्टमर्स के साथ करते हैं। जैसे आपने सेल्स की, बाहर से परचेज किया आपने, और क्या होता है आपका, आपने किसी क्रेडिटर्स को रिपेमेंट की, किसी को बाहर वाले पर्सन को लोन दिया, तो वो सब होती है आपकी एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट, इट रिजल्ट इन चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। इसका रिजल्ट क्या होता है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाती है। मींस आपकी जो असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल है उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नेक्स्ट, द चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। वही क्या कहा, क्योंकि हमने क्या होती है, फाइनेंशियल नेचर की होती है, तो वो मस्ट भी क्या होनी चाहिए कि जिसको हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सके। जैसे आपने सेल्स की 50,000 की, तो आप उसे बता रहे हैं कि हमने 50,000 की सेल की मनी में मेजर कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई एक्टिविटी हुई, जैसे मान लीजिए आपके एम्प्लॉइज ने लोग स्ट्राइक पे चले गए, या कंपनी ने लॉकडाउन कर लिया, या फिर कोई एफिशिएंट मैनेजर आपकी कंपनी छोड़कर चला गया, तो उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है कंपनी को, उसको आप मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए उनको बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बोलते। तो ये होता है आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन। आई होप आपको अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट आता है आपका इवेंट। अब देखिए इवेंट क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या थी, बिजनेस ट्रांजैक्शन एक दिन में जितने भी आपने क्या किए, लेन देन किए, अब उन लेन देन से उस डे के एंड में जो रिजल्ट निकल के आता है, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन शो होती है, वो होता है क्या आपका इवेंट। देखिए क्या कह रहा है कि इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। क्या होता है ये ट्रांजैक्शन का रिजल्ट होता है, मीन्स एक पूरे दिन में आपने जितनी भी क्या किए, लेन देन किया, अब उन सबको जब रिकॉर्ड करके आपकी आपका जो रिजल्ट आएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो क्या होता है आपका इवेंट। देखिए दोनों में डिफरेंसेस क्या है। आपने एक दिन में कैश की मान लीजिए बहुत सारी ट्रांजैक्शंस की, आपने कैश परचेज किया सामान, कैश सेल्स किया, आपने अपने एम्प्लॉइज को पेमेंट की, रेंट पे किया, आपको कुछ कमीशन रिसीव हुआ, मीन्स वो सारी क्या है आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस है। लेकिन अब ये देखना कि आपके पास कैश कितना अवेलेबल है एट ए पर्टिकुलर टाइम, वो क्या होता है आपका रिजल्ट होता है, वो सॉरी क्या होता है, इवेंट होता है। वो क्या है, ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट। जितने भी आपने एक दिन में ट्रांजैक्शन की, उन के रिजल्ट के बाद आपके पास कितना कैश अवेलेबल है, वो क्या होगा आपका इवेंट। देखिए एग्जांपल कह रहे हैं कि क्यारा स्टार्ट अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। ठीक है, अपने बिजनेस स्टार्ट किया, 5 लाख रुपीज लगाए, स्टार्टिंग में उसने क्या लगाए, 5 लाख रुपीज। तो क्या हो गया, हमारे पास कैश है, स्टार्टिंग में कैश आया, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ओपन हुआ। सेकेंड, शी परचेज गुड्स फॉर ₹4 लाख फॉर कैश एंड उसने क्या किया, 4 लाख का सामान कैश में परचेज कर लिया। ठीक, अब एक तरीके से 4 लाख उसके चले गए, एंड उसमें से 3/4 और 4 लाख का 3/4 क्या होगा, 3 लाख का सामान उसने कितने में, 3,80,000 में बेच दिया। और उसने उसके अलावा क्या किया, तो 20,000 का रेंट भी पे किया। तो ये सारी आपके, अब देखिए इस एग्जांपल में आपकी ट्रांजैक्शंस क्या है और इवेंट्स क्या है। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन की, बिजनेस स्टार्ट किया पैसे लगा के, फिर सामान परचेज किया, फिर सामान को सेल किया, फिर रेंट पे किया, तो ये सारी आपकी क्या है, ये सारी क्या है आपकी ट्रांजैक्शंस हैं। ओके, और इवेंट्स क्या होंगे, जो इनसे रिजल्ट आया। अब आपका देखिए रिजल्ट क्या आया, जैसे आपका प्रॉफिट आया, आपने सेल्स किया था कितने का, 4 लाख का 4 लाख का 3/4 कितना था, 3 लाख। ठीक, आपने 3 लाख का सामान कितने में, 380 में बेचा, तो कैश तो आपके पास आया
3,80,000 और आपकी कॉस्ट कितने की थी 3 लाख की, ठीक, और 20,000 का आपने रेंट पे किया, तो आपको टोटल प्रॉफिट हो गया। तो ये जो प्रॉफिट आया है ये क्या है, ट्रांजेक्शन का रिजल्ट, ये क्या होता है, इवेंट। ऐसे ही फिर आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गई, जो आपने 3 लाख का ही सामान बेचा है, अभी 1 लाख का बच गया, तो वो क्लोजिंग इन्वेंट्री। ऐसे ही जो हम कैश बैलेंस देखेंगे, अब कितना बचा, पहले क्या 5 लाख की कैपिटल लगाई थी, फिर उसमें से हमने 4 लाख का सामान खरीद लिया था, तो 1 लाख बच गए थे, लेकिन वापिस से फिर ये 380 यहाँ से आ गए हमारे पास। अगर तो ऐसी सारी हम जब कैश अकाउंट बनाएंगे तो लास्ट में जो कैश का बैलेंस आएगा वो क्या होगा, हमारा इवेंट। तो स्टूडेंट्स ये था कि आपका इवेंट। आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अभी फिर भी अगर इस पे कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी किसी भी डाउट को सोल्व करने की। नेक्स्ट आता है आपका अकाउंट। अब अकाउंट्स क्या होते हैं, देखिए आप बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते हैं, जब सिंपली आप जर्नल करते हैं तो आप एक दिन में जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं आप उसको डेट वाइज, जिसको क्या कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं। लेकिन अगर आपको अब एक टाइम पे किसी एक पर्सन या किसी एक आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आपको क्या सारी जर्नल से एंट्री पढ़नी पड़ेगी, वो क्या हो जाता है, एक बहुत टिपिकल काम हो जाता है। तो उसलिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं, एक पर्सन या फिर एक आइटम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है हम उसको उस अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए क्या हुआ, आपने 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू किया, अब आपने 1 अप्रैल को क्या किया, कैश कैपिटल लगाई, फिर कुछ कैश से क्या किया आपने, कुछ असेट्स परचेज की, कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया, कुछ गुड्स परचेज किए, फिर आपने 2 तारीख को 3 को कुछ फर्दर परचेजेस की, कुछ सेल्स किया। अब आपको ऐसे ऐसे पूरा मंथ हो गया, और मंथ के एंड में अब आपको देखना है कि ड्यूरिंग आज एक डेट पर आप मान लीजिए 30 अप्रैल को आपका कैश कितना है, तो आप सारी ट्रांजेक्शन्स को तो नहीं देख सकते ना एक एक को जाके, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने एक कैश अकाउंट बना लेंगे। अब कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होगी, चाहे कैश आया हो चाहे कैश गया हो, उससे रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन हम उस अकाउंट में डाल देते हैं, उसको बोलते हैं हम अकाउंट। ठीक, अकाउंट क्या होता है, एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। उस पर्सन या आइटम से जितनी भी रिलेटेड बिजनेस ट्रांजैक्शन है सारी हम एक जगह डाल देते हैं। इन अकाउंटिंग वी कीप अ सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल असेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस एंड इनकम। हर एक आइटम का, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई असेट हो, कोई लायबिलिटी हो, कोई एक्सपेंस है, कोई इनकम, सबका एक अलग अलग हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, और जहां पर वो रिकॉर्ड रखते हैं उसको क्या कहते हैं हम अकाउंट्स। ठीक है, जैसे राम का अकाउंट, श्याम अकाउंट, सैलरी अकाउंट, आपके सेट्स के होते हैं, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। अब ये देखिए, ये क्या होता है, आपका परफॉर्मा होता है अकाउंट का। जैसे आपने एक कैश अकाउंट बनाया, इसमें 4 कॉलम होते हैं, पहले पर्टिकुलर्स, इधर एक डेट का भी होता है कॉलम। ठीक है, पर्टिकुलर्स फिर अमाउंट आती है, फिर पर्टिकुलर्स फिर अमाउंट। ये होती है आपकी डेबिट साइड और ये होती है आपकी क्रेडिट साइड, और डेबिट और क्रेडिट के बेस पे हम इसके अंदर एंट्री करते हैं। अकाउंट्स को बनाने के लिए डेबिट और क्रेडिट रूल क्या होता है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उस कंसेप्ट को समझने के लिए आप उस वीडियोस को, उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, तो ये होता है आपका अकाउंट्स। नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल। कैपिटल क्या होती है आपकी, देखिए कैपिटल वो अमाउंट होती है जब एक प्रोपराइटर अपनी बिजनेस एंटरप्राइज में इन्वेस्ट करता है जो पैसा। मीन्स देखिए, अब मेरे को अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो स्टार्टिंग में सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए चाहिए जिससे मैं अपनी वो असेट्स परचेज कर सकूं। मान लीजिए मुझे क्या करना है, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, ताकि जिससे मैं क्या कर सकूं, कोई अपार्टमेंट रेंट पे ले सकूं या फिर कुछ खरीद सकूं। अगर मेरे पास है पैसा तो उसको खरीदने के लिए फिर उसके अंदर और कुछ फिक्स असेट्स परचेज करनी होगी, जैसे मेरे को बिल्डिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ और रिवेन्यू एक्सपेंसेस करने होंगे, जैसे कि क्या होना, मुझे रेंट पे करना होगा उसका, अपने जो टीचर्स होंगे उसको सैलरी पे करनी होगी, जो नॉन टीचिंग स्टाफ होगा उनको भी सैलरी और वेजेस पे करनी होगी। तो मेरे को डिफरेंट खर्चे के लिए क्या होता है, सबसे पहले पैसा चाहिए होता है। जो मैं पैसा लगाऊंगी, जो मेरा मतलब जो ओनर पैसा लगाएगा, जो प्रोपराइटर है, जो बिजनेस शुरू कर रहा है, वो पर्सन जो खुद पैसा लगाएगा अपना, उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल।
ओके, देखिए क्या कह रहा है, इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है? ओनर, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है इन ए बिजनेस एंटरप्राइज। अमाउंट में भी इन फॉर्म ऑफ, अब देखिए क्या हो सकती है, जो अमाउंट है वो कैश भी लगा सकता है, कुछ गुड्स भी लगा सकता है। मान लीजिए मेरे को क्या चाहिए, टेबल और चेयर चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो मेरे पास अगर घर में है तो मैं क्या करूंगी, मैं डायरेक्ट टेबल और चेयर भी वहां पर एज अ कैपिटल लेके जा सकती हूँ। ऐसे ही अगर कोई असेट्स है, मेरे पास खुद का मेरा एक क्या है, अपार्टमेंट खाली है, तो मैं उसको यूज कर सकती हूँ, तो फिर वो भी क्या हुई, मेरी कैपिटल हुई एज एन asset. Okay, it is the amount with the help of which goods and assets are purchased in the business. इस कैपिटल से ही फिर हम क्या करते हैं, बिजनेस में भी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, कोई असेट्स परचेज करने हैं, गुड्स परचेज करने हैं, जो रेकरिंग एक्सपेंसेस करने हैं, वो सब हम पे करते हैं। ये आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, जिसके ऊपर आपकी पूरी अकाउंटिंग डिपेंड करती है। इसके ऊपर आपका अलग से फुल फ्लैश चैप्टर है, जिसमें आपको इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना है। ओके, हाँ, इस कंसेप्ट को हम उसी वीडियो में अच्छे से करेंगे। ये थी आपकी कैपिटल। नेक्स्ट आती है आपकी ड्राइंग। अब ये था, देखिए जो पैसा प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है वो होती है कैपिटल, और अगर प्रोप्राइटर ने, जो ओनर है बिजनेस का, उसने बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कर लिया, किसके लिए? फॉर पर्सनल यूज, उसने खुद अपने कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस से अलग। क्योंकि देखिए हमने बिजनेस प्रिंसिपल्स में पढ़ा था, बिजनेस की क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, बिजनेस और उसका ओनर अलग अलग पर्सन माने जाते हैं। तो अगर ओनर ने अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट पेमेंट्स के लिए पैसा निकाला है, या कोई गुड्स निकाले हैं बिजनेस से, तो वो क्या होती है, आप बिजनेस की ड्रॉइंग होती है, उस ओनर की क्या होती है, ड्रॉइंग्स होती है। Any cash or value of goods withdrawn by the owner for the personal use or any private payment made out of business fund are called drawing. मान लीजिए उसने क्या किया, अपना इनकम टैक्स पे कर दिया। अब इनकम टैक्स तो उसका पर्सनल खर्चा, उसकी पर्सनल इनकम क्या आना चाहिए, तो वो ड्रॉइंग हो जाएगा। उसे और क्या क्या, उसने कोई अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया, या फिर कुछ कैश विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए, या फिर कुछ गुड्स निकाल लिए। मान लीजिए मेरी एक कपड़ों की फैक्ट्री है, ठीक है, अब मैंने पर्सनल अपनी या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए उसमें से कुछ कपड़े निकाल लिए, तो वो क्या हुआ, वो सब क्या हो जाती है, ड्रॉइंग। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटीज। अब देखिए लाइबिलिटीज क्या होती है आपकी, लाइबिलिटीज होती है वो अमाउंट जो हमें आउटसाइडर्स को पे करनी है, ठीक है। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओस टू आउटसाइडर्स, जिसका जो क्या है, आउटसाइडर्स को ड्यू है, हमें आउटसाइडर्स को पे करनी है, एक्सेप्टिंग द अमाउंट ओन टू द प्रोप्राइटर। अब देखिए वैसे तो सेपरेट लीगल एंटिटी कहती है कि बिजनेस और ओनर भी अलग है, लेकिन ओनर का पैसा होता है जो वो क्या होती है, आपकी ओन कैपिटल, वो मानी जाती है आपकी बिजनेस की इंटरनल वो होती है, कैपिटल होती है। लेकिन अगर जो कम बिजनेस है उसने बाहर से पैसा लिया हुआ है, आउटसाइडर से पैसा लिया हुआ है, आउटसाइडर को कोई अमाउंट पे करनी है, तो वो सब क्या होती है, आपकी लाइबिलिटी, ठीक है। आपकी लाइबिलिटी देखिए, हाँ जस्ट वेट फॉर मिनट, ये क्या कह रहे हैं, ये लाइबिलिटी क्या होती है, आपकी लाइबिलिटी क्या हो सकती है, देखिए आपने हो सकता है आपने लॉन्ग टर्म के लिए ले ली हो, कुछ लंबे, जैसे आपको कोई फिक्स सेट परचेज करनी थी, आपको 10 लाख की मशीन परचेज करनी थी कोई, अब 10 लाख आपके पास नहीं है, आपने कहीं बैंक से लोन ले लिया लॉन्ग टर्म, तो वो क्या होती है, आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गई। या फिर आप क्या करते हैं कि भाई छोटे छोटे अमाउंट, जैसे आपको अपने क्या करते हैं, आपका जो बिजनेस है, आपका मान लीजिए कपड़ों का बिजनेस है, तो आप पीछे से कपड़े उठा रहे हैं अपने सेलर से, तो वहां से जो वो क्रेडिट पे लिया है, तो उन्हें भी आपको पे करना, तो वो भी आपकी क्या हो जाती है, लाइबिलिटी, ठीक है। तो देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को दो बेस पे बांटा गया है, एक तो होता है आपका इंटरनल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, और एक होती है आपकी नॉन करंट एंड करंट लाइबिलिटीज। आपकी ज्यादा जो इंपॉर्टेंस रखती है, जो आपकी आगे बैलेंस शीट में शो की जाती है, वो होती है नॉन करंट एंड करंट लाइबिलिटीज। देखिए इंटरनल लाइबिलिटीज क्या होती हैं, इंटरनल लाइबिलिटीज होती है जो बिजनेस को फर्म के अंदर ही देनी होती है, मीन्स जो बिजनेस को किसको, प्रोप्राइटर को पे करनी होती है, अपने ओनर को पे करनी होती है, वो क्या होती है, बिजनेस के ओन्स टू प्रोप्राइटर, ठीक है, जो खुद के ओनर को देनी होती है, तो वो होती है
इंटरनल लाइबिलिटी, जो बिजनेस के अंदर ही पे करनी है। ठीक, तो इसमें क्या क्या आते हैं आपके, जो ओनर की कैपिटल थी, यही आते हैं ना आपके। इसमें क्या क्या आता है आपका, ओनर की कैपिटल, और क्या आता है आपके एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड फंड। ठीक है, ये होती है आपकी इंटरनल लाइबिलिटी। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होती है, जो आपको आउटसाइडर्स को पे करनी होती है, बाहर वाले पर्सन्स को क्या करनी होती है, पे करनी होती है बिजनेस से बाहर। अब इसमें क्या क्या आते हैं आपके, जैसे क्रेडिटर्स है, किसी से आपने सामान उधार खरीदा है, या फिर किसी बैंक से आपने लोन लिया है, कोई पब्लिक डेट्स लिया है, कोई आपने अपनी असेट लोन पे रख के मोर्गेज लोन लिया है, जो कहते हैं ना असेट गिरवी रख के लोन लिया है, तो वो सब क्या है आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती है। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को जो देखें तो फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। अब देखिए नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, नॉन करंट मींस जो आप, जिसकी पेमेंट आपको क्या करनी होती है, मोर देन 1 ईयर, 1 साल के बाद जिसकी पेमेंट आपको करनी होती है, which you have to pay after 1 ईयर, जो कम से कम 1 साल के बाद क्या होती है, ड्यू होती है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि करंट लाइबिलिटी रेफर्स टू दोज लाइबिलिटीज व्हिच आर टू बी पेड इन व्हिच बिकम ड्यू फॉर रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड, मींस जिसको आपको लॉन्ग पीरियड में रीपे करना होता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। इसमें आपकी क्या क्या आ जाती है, इसमें आपकी आती है जैसे आपने कोई मॉर्गेज लोन लिया है, ठीक है, कोई बैंक लोन लिया है आपने लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, वो सब इसके अंदर आते हैं। आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो वो सब आपकी आती है किसमें, नॉन करंट लाइबिलिटीज में। और करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, जो आपको पे करनी होती है विद इन 1 ईयर, विच बिकम ड्यू विद इन, क्या होती है, विच बिकम ड्यू विद इन 1 ईयर। जो जिसकी पेमेंट आपको 1 साल के अंदर अंदर करनी होती है। इसमें क्या क्या आ जाते हैं आपके, इसमें आ जाते हैं क्रेडिटर्स, और क्या क्या, और क्या आ जाएगा आपका, इसमें क्रेडिटर्स आ जाते हैं आपके, बीपी आ जाते हैं, जो बिल्स पेबल होते हैं, और क्या होती है आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने कोई बैंक से ज्यादा पैसा निकाला हुआ है वो आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी होती है आपकी शॉर्ट टर्म लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो वो सब आपकी क्या होती है, करंट लाइबिलिटीज। तो ये थी आपकी लाइबिलिटीज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लाइबिलिटीज। आई होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने असेट्स पर। असेट्स क्या होती है, अब देखिए असेट्स क्या होती हैं, असेट्स होती हैं आपकी बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी है, या वो कोई भी चीज जिस पर बिजनेस का क्या है, पोजेशन है, पोजेशन में बिजनेस का हक है, उसकी ओनरशिप है, वो होती है आपकी असेट्स। एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन और द प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स, मीन्स वो कोई भी चीज जिस पर बिजनेस का क्या है, हक है, बिजनेस की ओनरशिप है, बिजनेस का क्या है, पोजेशन है, जो बिजनेस के पोजेशन होता है एक बिजनेस के पास होना। अब इसमें वो चीजें भी होती है जो मान लीजिए भी बिजनेस के पास नहीं है, लेकिन वो अमाउंट बिजनेस को दूसरों से लेनी है। जैसे आपके क्या होता है, आपने कैश सेल्स, सॉरी क्रेडिट सेल्स कर दी, तो आपने सेल्स तो कर दी, तो अभी अभी बेशक आपके पास कैश नहीं है, तो लेकिन कुछ टाइम बाद तो आपको उनसे मिलेगा। आपने किसी को लोन दे दिया, तो टाइम पे वो पे तो करेगा, तो वो आपके लिए क्या है, असेट्स होती हैं सारी। Assets which will enable a business enterprise to get cash or a benefit in future is an asset. वो कोई भी चीज जो बिजनेस को क्या करती है, या तो बिजनेस को कैश, जिसके बदले या तो बिजनेस को कैश मिलता है या फिर कोई बेनिफिट मिलता है नियर फ्यूचर, वो होती है आपकी असेट्स। जैसे आपके पास क्या है, एक तो फर्स्ट वन कैश, कैश आपकी क्या है, असेट है। आपके डेटर्स हैं, कुछ टाइम में वो क्या होंगे, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, डेटर्स आपके आपको पेमेंट कर देंगे। आपके पास क्या है, असेट्स है, जैसे मशीनरी है, कोई बिल्डिंग है, आप उनको जब चाहो क्या कर सकते हो, बेच के कैश में कन्वर्ट
कर सकते हो, वो आपकी आपकी खुद की असेट है, तो वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, असेट्स। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, असेट्स होने के लिए कंडीशंस जरूरी है कि वो फॉलो हो। द रिसोर्सेज मस्ट बी वैल्यूएबल, जो रिसोर्सेज हैं आपके पास वो वैल्यूएबल होने चाहिए। मींस अगर आप आज उनको मार्केट में सेल करो तो उनसे कुछ वैल्यू रियलाइज होनी चाहिए, वो होते हैं आपकी असेट्स। सेकंड, मस्ट बी ओन बाय द बिजनेस, बिजनेस का उनके हक होना चाहिए, बिजनेस ने वो परचेज की हुई हो, तो बिजनेस क्या करे, मींस बिजनेस की वो खुद की प्रॉपर्टी हो। एंड मस्ट बी एक्वायर्ड एट ए मिजरेबल मनी कॉस्ट, वो बिजनेस को मिजरेबल मनी कॉस्ट पे, मींस बिजनेस ने वो परचेज की हो, उसके लिए पैसे कंसिडरेशन पे किया हो, अगर एज ए गिफ्ट आपको कुछ मिला है तो वो बिजनेस की एसेट नहीं मानी जाती। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ असेट्स। आपकी असेट्स को जनरली टू में करते हैं, लेकिन इसमें थ्री टाइप्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, ये भी आपकी एक इंपॉर्टेंट असेट्स होती हैं। सबसे पहले होती है आपकी फिक्स, जनरली उसको आजकल क्या बोलते हैं, नॉन करंट असेट्स। ये असेट्स क्या होती हैं, नॉन करंट असेट्स रेफर्स टू दोज असेट्स व्हिच आर हेल्ड टू कंटिन्यू यूज इन बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड नॉट फॉर मीट ऑफ सेल्स, मींस जिनको हम लॉन्ग टर्म बिजनेस में यूज करेंगे, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, बिजनेस में मोर प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इनको हम रीसेल के लिए नहीं खरीदते, इसको हम खरीदते ताकि हम प्रोडक्शन कर सके, हम बिजनेस में क्या कर सके, अपने प्रॉफिट्स को, इनकम्स को जनरेट कर सके। ये होती हैं आपकी फिक्स असेट्स। जैसे आपकी क्या होती है, आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, आपने प्लांट एंड मशीनरी किस लिए खरीदी है, ताकि आप उसकी हेल्प से प्रोडक्शन कर सकें, और उसके हेल्प से प्रोडक्शन कर सकें, और प्रोडक्शन को फिर सेल करके जो आपके प्रोडक्ट्स बने उनसे आप प्रॉफिट अर्न कर सकें। ठीक है, जैसे ही आप कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, ये सब क्या है, आप लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए ले रहे हैं। ठीक है, आपके ये बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए नहीं ले रहे कि आज खरीदा और कल बेच दिया, ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, मोर देन 1 ईयर। इनको जनरली अगर आपको कैश में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या लग जाता है, इसमें मोर देन 1 ईयर हो जाता है। ठीक, तो ये होती है आपकी नॉन करंट असेट, विच अगर आपको इन्हें कैश में कन्वर्ट करना है तो विच कैन बी कन्वर्टेड इन कैश मोर देन 1 ईयर। ठीक है, कम से कम 1 साल से ज्यादा लगता है। अब फिक्स असेट को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट्स। अब टेंजिबल असेट्स क्या होती हैं, जिनकी क्या होती है, एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, विच हैव सम फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक, सम फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक, फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जिन चीजों को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं या टच कर सकते हैं। ठीक है, विच कैन बी सीन, जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, या फील कर सकते हैं, वो सब होती है आपकी क्या, टेंजिबल असेट्स। ओके, इनटेंजिबल असेट्स क्या होती है, विच डोंट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, मीन्स क्या, इनको आप ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, और ना ही टच कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या होती है, ये दोनों ही असेट्स क्या होती है आपकी, वैल्यूएबल होती है बिजनेस के लिए। दोनों ही असेट्स क्या होती है आपकी, वैल्यूएबल होती है। ठीक है, एक बिजनेस के लिए। अब टेंजिबल असेट्स कौन कौन सी होती है, जैसे आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। ओके, तो उन सबको क्या कर सकते हो, आप देख भी सकते हो, मोटर व्हीकल, स्टॉक, तो वो सब आती आ जाती है आपकी टेंजिबल असेट्स में। और इंटेंजिबल में क्या क्या आ जाता है आपका, जैसे आपकी क्या हो गई, गुडविल, आपकी क्या है, गुडविल। गुडविल है, उससे क्या होता है, आपके प्रॉफिट्स तो अर्न होते हैं, इंक्रीज होते हैं, लेकिन आप उनको क्या कर सकते हैं, देख तो नहीं सकते। गुडविल हेल्प करती है आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करने में। ऐसे ही आपके क्या होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं। ठीक है, या फिर कोई कॉपीराइट है,
कॉपीराइट होता है कि कोई भी अगर आपकी सॉफ्ट बुक्स हैं तो उसको सिर्फ आप ही लिख सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं पब्लिश कर सकता। तो वो सब क्या है, आपको एक हेल्प करते हैं आपकी इनकम जनरेट करने में, लेकिन उनको आप देख नहीं सकते, ना छू सकते हैं, तो वो होती है इंटेंजिबल असेट्स। नेक्स्ट आती है, ये थी आपकी फिक्स असेट्स। अब आती है आपकी क्या, करंट असेट्स। करंट असेट्स क्या होती हैं, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जिसको आप 1 साल के अंदर क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो सारी असेट्स जिसको हम क्या करते हैं, बिजनेस में सेल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसको दो जस्ट 2 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या होता है इसका, एक तो हम जिसको क्या कर सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं, बिजनेस में रीसेल के लिए लेते हैं। और दूसरा क्या होता है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ओके, तो करंट असेट्स में आप क्या आते हैं, जैसे डेटर्स है, आप उनको विद इन 1 ईयर क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके बीआर है, बीआर आपके डेटर से भी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। और क्या होते हैं आपके, जैसे अगर आपने क्या किया था, शॉर्ट टर्म कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है विद इन 1 ईयर, आपने कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज ली हुई है, तो आप उसको सेल कर सकते हैं। अब जो आपकी करंट असेट्स है, इसको हम जनरली लिक्विडिटी फॉर्म में शो करते हैं, मींस जो सबसे लिक्विड है, जिसको सबसे जल्दी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको दिखाते हैं। जैसे कैश है, तो आपके पास कैश ही फॉर्म है, फिर हम दिखाते हैं बैंक में जो पैसा है, बैंक बैलेंस, क्योंकि उसको भी हम जब भी कैश में निकाल सकते हैं। थर्ड आपके फिर ऐसे दिखाते हैं हम बीआर, फिर डेटर्स, फिर लास्ट में आपके सबसे दिखाए जाते हैं स्टॉक, आपकी इन्वेंट्री, एंड क्या, आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, स्टॉक एकदम से हम कहते हैं कि सेल नहीं कर पाते कई बार, और वो एकदम से हमारे कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाते। ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो अपने नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस अब पे कर दिए, तो वो दोनों एक्सपेंसेस सबसे लास्ट में आते हैं करंट असेट्स में। नेक्स्ट आता है आपका फिक्टिशियस या नॉमिनल असेट्स। देखिए इसके नाम से पता चलता है, नॉमिनल मींस जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू जिसकी 0 है, ना ही वो कोई फ्यूचर बेनिफिट देगी, लेकिन फिर भी हम उसको असेट्स में शो करते हैं। क्योंकि देखो क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इसका फायदा हमने पास्ट में लिया, पास्ट में हमने कोई खर्चा किया, लेकिन उसको हम एक ही साल में रिकवर करने की बजाय हम क्या करते हैं, जितने साल उनके बेनिफिट मिलते हैं उतने साल में हम उनको क्या करते हैं, जैसे आपके डेफर्ड रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक, वो एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, आप एक बार एक एक्सपेंस कर देते हैं, और फिर उस एक्सपेंस को जितने सालों तक उसके बेनिफिट मिलने होते हैं उतने सालों में बांट देते हैं, और हर साल उतनी कुछ अमाउंट उसके राइट ऑफ कर देते हैं। तो जितनी अमाउंट राइट ऑफ होने से बच जाती है, वो हमारी क्या होती है, फिक्टिशियस असेट्स। उसको हम अपने बैलेंस शीट में शो करते हैं असेट साइड। जैसे आपका क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, आपने कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की है, तो जितना भी अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है वो हम सारी अमाउंट इसमें लिखते हैं। सिर्फ इसमें लिखने का पर्पस क्या है कि यहाँ से उठाकर हम उसको हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में डाल के राइट ऑफ करते रहेंगे। तो ये थी आपकी असेट्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका परचेज एंड परचेज रिटर्न क्या होती है। देखिए परचेज क्या होती है, परचेज वर्ड यूज किया जाता है सिर्फ आपके गुड्स के लिए, मीन्स जो आपका मेन बिजनेस है, जो आपका कोर बिजनेस है, उसी चीज को, उसी आइटम को जब आप खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, परचेज वर्ड यूज करते हैं। अगर आप कोई असेट परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए आप परचेज वर्ड यूज नहीं करते। तो देखिए क्या करें, द टर्म परचेजेस इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ द गुड्स इन विच द बिजनेस डील्स। जिसके अंदर बिजनेस डील कर रहा है, वो जो कोर प्रोडक्ट है उसको अगर परचेज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, परचेजेस। अगर कोई फिक्स सेट परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं बाय वर्ड। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसके लिए परचेजेस वो कहाँ यूज करते हैं, रॉ मटेरियल के लिए, और तब फिर उसको सेल करते हैं। और ट्रेडिंग अगर कोई कंपनी है जो सिर्फ क्या करती है, सामान को खरीदती है और बेचती है, कोई प्रोडक्शन नहीं करती, तो उसके लिए वो जो सामान रीसेल के लिए खरीद रही है वो क्या होती है, उस परचेजेस। ठीक है, एग्जांपल ले लीजिए, अगर एक क्लॉथ डीलर है, एक कपड़े का जो दुकानदार है, उसने अगर कपड़ा परचेज किया है तो वो क्या है, उसके गुड्स हैं, उसके लिए वो क्या करेगा, अगर उसे कपड़ा खरीदना है, क्लॉथ्स खरीदना है, तो वो यूज करेगा परचेजेस वर्ड, परचेजेस क्लॉथ। लेकिन अगर उसने कोई
फर्नीचर परचेज किया है अपने कस्टमर्स के बैठने के लिए, तो वो क्या है, वो उसके गुड्स नहीं है, उसके लिए वो परचेज वर्ड यूज नहीं करेगा, वो फर्नीचर उसके लिए क्या है, असेट है। तो ये होती है आपकी परचेजेस। परचेजेस क्या, जब आपको अपने गुड्स परचेज करने होते हैं जिसमें एक बिजनेस डील करता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, परचेज रिटर्न। कई बार क्या होता है, आपने जो सामान परचेज किया है वो जिस क्वालिटी का आपको चाहिए था, या जो क्वालिटी उस प्रोडक्ट के अंदर आपको चाहिए थी वो नहीं मिली, तो आप उसको क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं सप्लायर को। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, परचेज रिटर्न। मींस परचेज क्या हुआ, सामान रिटर्न कर देना। When purchased goods are returned to the supplier, these are known as purchase return। इसको क्या बोलते हैं हम, रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, मींस बाहर वापस से रिटर्न कर देना। बाहर सप्लायर तो बाहर है, बिजनेस से तो बाहर, वापस से हमने क्या कर दिया, सामान को रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। ये होती है आपकी परचेज एंड परचेज रिटर्न। नेक्स्ट आती है सेल्स। अब जैसे ही हमने क्या कहा, हमारा जो कोर बिजनेस है, तो हमारे बिजनेस का अगर हमने सामान खरीदा है, कोर बिजनेस का ही जो हमारा प्रोडक्ट है वो खरीदा है, तो हम यूज करते हैं परचेज। अगर उसी को बेचना है तो हम वर्ड यूज करते हैं सेल। ओके, सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर फॉर अ प्राइस। क्या, अगर जब हम जो गुड्स हम बेच रहे हैं उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर देना, मीन्स अब उसके ऊपर हक किसका है, कस्टमर का, जिसने उसे खरीदा है। बेशक अभी कैश पे ना किया हो, मीन्स अगर आपने क्रेडिट भी सेल किया है तो वो आपका सेल्स में आता है, क्योंकि उसकी ओनरशिप आपने ट्रांसफर कर दी। The term sale is used only for the sales of those goods which are purchased for resale। अगर आप कोई अपनी असेट सेल कर रहे हैं, अपनी कोई फिक्स असेट सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सेल्स वर्ड यूज नहीं करते। सेल सिर्फ किसके लिए यूज किया जाता है, गुड्स के लिए, वो प्रोडक्ट जो आप रीसेल करते हैं, जो आपका कोर बिजनेस है। ऐसी सेल्स रिटर्न क्या होती है, कई बार कस्टमर को हमारा सामान पसंद नहीं आता, या कहेगी जो उनकी क्वालिटीज है उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो वो सामान हमें वापस कर देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। हमारे बिजनेस में वापस से सामान रिटर्न हो गया, इनवर्ड हमारे बिजनेस के अंदर वापस से रिटर्न हो गया। ये था आपका सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट आता है आपका स्टॉक एंड इन्वेंट्री। क्या होता है, देखिए जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टॉक और इन्वेंट्री दोनों को सेम समझते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है। स्टॉक होता है वो सिर्फ गुड्स का, जो आपका बिजनेस है, जिस प्रोडक्ट का आपका सिर्फ उसका स्टॉक होना, जो वो सामान जो एट द एंड ऑफ द ईयर सेल होने से बच गया है, वो सामान के लिए हम यूज करते हैं स्टॉक। और जो कि इन्वेंट्री होती है कि एक बिजनेस के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा जितना भी सामान है, मींस सिर्फ वो प्रोडक्ट नहीं जिसमें आप बिजनेस कर रहे हैं, उसके अलावा जैसे आपका रॉ मटेरियल है, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है, कुछ फिनिश गुड्स है, या फिर आपके जैसे कि लूज टूल्स होते हैं। आप हर एक कंपनी क्या करती है, कुछ लूज टूल्स रखती है कि अगर कोई कंपनी आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए बीच में, तो वो उसको कंपनी में ही ठीक किया जा सके, आपका प्रोडक्शन ना रुके। तो वो उन सबको क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है, एक वाइडर टर्म होती है जिसमें स्टॉक इंक्लूड होता है, क्योंकि स्टॉक तो सिर्फ क्या है, हमारी गुड्स के लिए जो हमने रीसेल के लिए लिया है, जिसकी इन्वेंट्री और अदर प्रोडक्ट्स की भी होती है। देखिए क्या कह रहे हैं कि स्टॉक क्या होता है, इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स व्हिच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग। ठीक है, जो सिर्फ उन गुड्स का होता है जो हमने रीसेल के लिए लिए हैं, व्हिच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, और जो साल के अंत में बिकने से रह गए हैं। तो इसमें देखिए तो हिसाब से सिर्फ क्या है आपका फिनिश गुड। ठीक, अब देखिए स्टॉक दो तरीके के होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। सबसे पहले क्या, क्लोजिंग। देखो क्लोजिंग क्या होता है, जो स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर आपका बिकने से रह गया, क्योंकि आपको हर साल के एंड में या तो 31 दिसंबर या फिर 31 मार्च को अपने अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं, तो उस डेट पर जो भी सामान आपके स्टॉक में पड़ा है, जो अभी तक नहीं बिका, उसको बोलते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जैसे ही न्यू फाइनेंशियल ईयर आया 1 अप्रैल को, हम उसे बुक्स में ट्रांसफर करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, अब नए साल का ओपनिंग स्टॉक। ओके, अब इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री एक वाइडर टर्म होती है जिसमें स्टॉक भी इंक्लूड होता है। ठीक है, देखिए इसमें हमने क्या कहा था, सिर्फ गुड्स होते हैं। अब इसमें क्या होगा, ले हमारा कुछ रॉ मटेरियल भी बचा हुआ होगा। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, हमारा बिजनेस है फ्लोर का, मान लीजिए हमारा फ्लोर का बिजनेस है, आटे का बिजनेस है, तो अब हमारे पास कुछ क्या होंगे, वीट भी बचे हुए होंगे। ठीक है,
जो बिल्कुल वीट हमने खरीदे हैं, कुछ हो सकता है वर्क इन प्रोग्रेस में हो, मीन्स उसमें से कुछ कुछ पिस गए हो, मान लीजिए आपकी मल्टीपल प्रोसेसिंग चलते हैं तो कुछ प्रोसेस हो गए, कुछ बाकी है, कुछ फिनिश गुड भी हो सकते हैं जो बन गए लेकिन अभी नहीं बिके, और इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक भी इसमें आता है। तो ये होता है आपका इन्वेंट्री एंड स्टॉक। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंसेस आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी की जितने भी टॉपिक्स बच गए हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर द वीडियो with your friends, and please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you so much.